एक गांव में संजय नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बतखों का व्यापार करता था। व्यापार से वह अच्छा खासा ही कमा लेता था, परंतु फिर भी वह अत्यंत लालची था एवं अधिक पैसा कमाने के चक्कर में वह बेईमानी भी करता था। तौल के तराजू में चुंबक लगाकर कम भार के बतख को अधिक भार दिखाकर ग्राहकों से ज़्यादा पैसा ऐंठा करता। संजय की पत्नी संजय की इस बेईमानी करने की आदत से परेशान होकर कहती, सुनिए जी, बेईमानी के पैसों से रसगुल्ला मिठाई खाने से ईमानदारी की सूखी रोटी भली। आप जो इस तरह ग्राहकों को लूटते हो यह ठीक नहीं है। पर संजय पर तो मानो किसी बात का कोई असर ही नहीं होता। संजय न सिर्फ अपनी दुकानों में बतख बेचता था, बल्कि वो बाजार के अन्य दुकानों में भी बतख की सप्लाई किया करता था। वहाँ भी वह बेईमानी करता था। एक दिन वह बतखों के पैरों में टैग बांध दिया जो काफ़ी भारी थे। जब बाजार की दुकान का दुकानदार उससे बोला, तुमने इनके पैरों में ये टैग क्यों बांध रखा है? इसके कारण तो इनका वजन बढ़ जाएगा और इसकी कीमत भी ज्यादा लग जाएगी। अरे नहीं नहीं, ये क्या बोल रहे हो? ये देखो, ये कितना हल्का है। संजय अपने साथ एक हल्का टैग बनवा कर लाया था और उसे ही उसने दुकानदार को दिखाया और उसे झांसे में ले लिया। दुकानदार संजय की बातों पर विश्वास किया और बतखों के ज़्यादा पैसे दे दिए। इतनी बेईमानी करके भी संजय की लालच में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन जब वह बतखों को लेकर बाजार की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठे हुए दिखाई पड़े। संजय उनके पास गया। प्रणाम बाबा, मेरी मदद कीजिए। क्या चाहते हो बच्चे? बाबा, मैं बतखों का व्यापार करता हूँ। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी प्रत्येक बतख का भार बढ़ जाए। फिर जब मैं उन्हें बेचूं तो ये मुझे ज़्यादा पैसा दिला सके। साधु उसका लालच समझ गया और बोला, ये लो ये भभूत, इसे बतखों के खाने में मिला देना, फिर देखना तुम्हारे बतख तेजी से बढ़ेंगे। संजय भभूत लेकर घर आ गया। उसने सोचा कि पहले एक बतख के ऊपर इसका प्रयोग करता हूँ। उसने एक बतख को चुना और रोज उसके खाने में वह भभूत मिलाने लगा। वह एक बतख तेजी से बड़ा होने लगा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसके खुराक में भी वृद्धि होने लगी। पर संजय खुश था। वह पत्नी से बोला, देखो, मैं तुमको बोला था ना, इस एक बतख की कीमत 4 बतखों से भी ज़्यादा मिल जाएगी मुझे। हाँ ठीक है, देखते हैं, आप बेच के तो आओ। फिर एक दिन इस बड़े बतख को बेचने के लिए वह बाजार लेकर पहुंचा। पहले दुकान पर जाकर वह बोला, देखो भाई, इस बतख का कितना दाम दोगे? कितना बड़ा आकार है इसका। पर दुकानदार बोला, ना बाबा ना, इतने बड़े बतख का तो कोई ग्राहक ही नहीं मिलेगा। मैं तो इसे नहीं खरीद सकता। संजय बोला, नहीं लोगे तो ना लो, मुझे कोई दूसरा दुकानदार मिल जाएगा जो इसके बहुत अच्छे दाम मुझे दे देगा। ये कहकर संजय वहाँ से आगे बढ़ा। वह अन्य कई दुकानों में गया। कई दुकानदारों से उसने अपने बतख को दिखाया, पर कोई भी दुकानदार उसके बतख को खरीदने को तैयार नहीं हुआ। कोई भी उस बतख पर अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता था। बतख को उसने अपने घर ले आया। बतख का साइज़ बढ़ता ही जा रहा था। अब वो परेशान हो गया और परेशान होकर वह पुनः उसी
साधु के पास गया और साधु से बोला, अरे बाबा, ये किस अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ मैं। बतख तो अपने साइज में बड़ा होता ही जा रहा है, उसकी खुराक भी बढ़ती जा रही है, उसका कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा है, कोई भी उसे खरीद कर अपने दुकान में भी नहीं रखना चाहता है। अब आप ही बताइए, मैं क्या उपाय करूं और इसे वापस छोटा कैसे करूं। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, तुम ये लो भभूत, अब इस भभूत को मिलाना, धीरे धीरे उस बतख का आकार छोटा हो जाएगा। अब संजय वापस गया और उस बतख को धीरे धीरे उसकी खुराक में मिलाकर वह भभूत देने लगा। धीरे धीरे उस बड़ी बतख का आकार वापस कम होने लगा और वो छोटा होने लगा। धीरे धीरे बड़ा बतख अपने वास्तविक आकार में, छोटे आकार में वापस आ गया। संजय को भी अब सीख मिल चुकी थी कि लालच करना बहुत ही बुरी बात है और वो ईमानदारी से अपने काम करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और वो वास्तव में ही काफ़ी कमाने लगा। उसकी पत्नी अब उससे खुश रहती थी और उससे कहती, देखिए जी, मैंने कहा था ना, ईमानदारी से काम करोगे तो आप जरूर ही बड़े व्यक्ति बनोगे। हाँ भाग्यवान, मुझे अब ये सीख मिल चुकी है कि लालच करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ईमानदारी से काम करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। जंगल के किनारे स्थित एक गांव में एक अकेली बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया की एक बेटी थी, पर उसकी शादी हो गई थी और वो जंगल के उस पार स्थित दूसरे गांव में रहती थी। बुढ़िया की सुरक्षा के लिए उसके पास 2 कुत्ते थे जो हमेशा उसके साथ ही रहते थे। एक दिन अचानक बुढ़िया को अपनी बेटी की याद सताने लगी। उसका मन हुआ कि वो जाकर जंगल के उस पार रहने वाली बेटी से मिल आए, पर उसके घर जाने के लिए उसे जंगल के रास्ते से गुजरना था। पहले तो वह डरी, फिर वो हिम्मत करके जंगल के रास्ते जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोना और मोती से कहा, बेटा, मैं जा रही हूँ गुड़िया दीदी से मिलने। तुम दोनों घर और गाय का ध्यान रखना। और बुढ़िया जंगल के रास्ते चल पड़ी। वह कुछ दूर ही चली थी कि उसे रास्ते में एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने कहा, ठहर जा बुढ़िया, किधर जा रही है? मुझे बहुत भूख लगी है। बुढ़िया ने निडरता से कहा, बेटी के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तभी तो स्वाद दे पाऊंगी। भेड़िया ने सोचा, सच ही तो कह रही है ये बुढ़िया। उसने कहा, जा बुढ़िया बेटी के घर, पौष्टिक खाना खा जाकर, लौट कर जब तू आएगी तभी तो बड़ा स्वाद दे पाएगी। और बुढ़िया आगे बढ़ गई। आगे उसे एक शेर मिला। बोला, बुढ़िया आगे ना जा, खाऊंगा तुझको, अब रुक भी जा। बुढ़िया ने कहा, बेटी के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तभी तो स्वाद दे पाऊंगी। शेर ने सोचा, सच ही तो कह रही है ये। ठीक है, जाने देता हूँ, जब ये वापस आएगी तब इसका मजा लूंगा। और बुढ़िया आगे बढ़ गई। शाम तक वह अपनी बेटी के घर पहुंच गई। बेटी के घर
10 दिन रही। बेटी भी माँ का बहुत सेवा की, उसे अच्छे से खिलाया और पिलाया। फिर बुढ़िया को अपने घर की याद आने लगी। वो वापस घर आने का सोची। उसने बेटी से कहा, बेटी, अब मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। तू कहीं से मुझे एक मटका मंगवा दे। मटका थोड़ा बड़ा होना चाहिए। बेटी ने उसे मटका मंगवा दिया। बुढ़िया उस मटके के अंदर बैठ गई ताकि किसी जानवर की नज़र उस पर ना पड़े। फिर बेटी को बोली, तुम इस मटके का ढक्कन लगा दो और इसे लात मारकर ढकेल दो। धक्का मारते ही मटका लुढ़कने लगा और जंगल के रास्ते जा पहुंचा। जंगल में शेर बुढ़िया का रास्ता देख रहा था। अब तक नहीं आई बुढ़िया, पता नहीं कहाँ है। मटके को लुढ़कते देखकर वह उस मटके के पास आया। देखूं तो इसमें क्या है। बुढ़िया अंदर से बोली, चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। अरे, ये मटका तो आवाज कर रहा है। पता नहीं इसमें क्या है। जरूर कोई डरावनी चीज होगी। और ये सोचकर वो वहां से भाग खड़ा हुआ। बुढ़िया को लेकर मटका भी आगे बढ़ता गया। बुढ़िया गाती जा रही थी, चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। चल मेरे मटके टिम्बकटू, कहाँ की बुढ़िया कहाँ का तू। बुढ़िया को लेकर मटका भी आगे बढ़ता गया। बुढ़िया रास्ते में गाती जा रही थी, चल मेरे मटके टिम्बकटू, चल मेरे मटके टिम्बकटू। कुछ दूर जाने पर भेड़िया दिखाई पड़ा। भेड़िया भी खड़ा रास्ता देख रहा था। मटके को देखा तो उसे शक हुआ। अरे, मटके में कहीं बुढ़िया तो नहीं छिपी हुई है। और उसने मटके को तोड़ दिया। मटके के अंदर से बुढ़िया निकली। भेड़िया बोला, अरे बुढ़िया, कहाँ छुप कर भागी जा रही हो। अब तो मैं तुम्हें अभी मार के खा लूंगा। बुढ़िया बोली, ठीक है, खा लेना, पर पहले मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। ठीक है, बोलो। मेरी इच्छा है कि उस पहाड़ पर चढ़कर जोर जोर से गाऊं। चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, चलो। और दोनों पहाड़ पर चढ़ते हैं। बुढ़िया जोर जोर से गाती है, ओ सोना मोती, क्या हो सुनते, बुलाए तुम्हें तुम्हारी माते। ओ सोना मोती, क्या हो सुनते, बुलाए तुम्हें तुम्हारी माते। सोना और मोती जब बुढ़िया की आवाज़ सुनते हैं तो मोती बोल उठता है, सोना चलो, हमें हमारी माँ बुला रही है। और दोनों दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचते हैं। दो कुत्तों को अपनी ओर आता देखकर भेड़िया समझ जाता है कि अब तो भागने में ही भलाई है, और वो वहाँ से भाग जाता है। बुढ़िया अपने दोनों कुत्तों को लेकर वापस अपने घर आ जाती है। इस प्रकार बुढ़िया अपने